Hello everyone, very good evening to all of you. Myself Sunil Yadav and you are watching me on Camp Space channel. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर कुछ सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। आज हम उसी सॉल्यूशन चैप्टर के कंटिन्यूड सीरीज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और देखिएगा, आज मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था, लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में जरा डिस्कशन करेंगे हम लोग। कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने बोला था बेटा जी कि कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, अलग अलग क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डाल करके 3-4 सॉल्यूशंस बना लिया आपने, उनको किस तरीके से आप एक्सप्रेस करेंगे। यानी आपसे कोई पूछ ले कि भाई इनके अंदर क्या डिफरेंस है, तो एज ए साइंस या केमिस्ट्री स्टूडेंट आप क्या बताएंगे उसमें। आप ऐसा तो बोलेंगे नहीं इसमें 1 स्पून, इसमें 2 स्पून, इसमें 3 स्पून, इसमें 4 स्पून, इस तरीके से आपने सोल्यूट ऐड किया। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ एज ए साइंस स्टूडेंट, ये तो बताने का कोई मेथड नहीं हुआ। तो उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा जी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये जो टर्म्स मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये इस चैप्टर के अंदर, जब तक ये चैप्टर एंड होगा तब तक ये कंसंट्रेशन टर्म्स बार बार कहीं ना कहीं यूज होती रहेंगी। और केवल इस चैप्टर के अंदर नहीं है, ये आगे आने वाले और बाकी चैप्टर्स के अंदर भी क्या होगा, इनका बहुत सारा यूज होने वाला है। तो आप इन बातों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, और जहां पर आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट बात है, सब लोग अपने अपने फोन में वीडियो को पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं जिन लोगों को आप चाहें, जिनको भी नीड हो, और जो लोग वास्तव में जरूरतमंद हो। क्योंकि आजकल लॉकडाउन है और फोन और मोबाइल इंटरनेट तो सबके घर में ही है, तो इजीएस्ट मेथड है, किसी को भी आराम से आप हेल्प कर सकते हैं। और देखिएगा, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जरा क्या है आज के लेक्चर में, सबसे पहले मैं कहता हूं कि कंसंट्रेशन टर्म की बातें अगर मैं करना शुरू करूं तो सबसे पहले सबसे बेसिक कंसंट्रेशन टर्म से मैं बात करता हूं, मास परसेंटेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है भाई, सिंपल सा मतलब है, जैसा कि आप लोग जितने आपके मान लो 500 में से आपके 400 नंबर आए कभी किसी भी क्लास के अंदर, क्लास रिजल्ट के अंदर, आप उसका परसेंटेज कैसे निकालते थे, 400 डिवाइडेड बाय 500 इनटू में 100, तो आपके 80% मार्क्स वहां से दिखते थे। तो यानी उसी तरीके का सेम यहाँ पर सॉल्यूशंस की कुछ बातें करेंगे हम लोग। क्या है डेफिनेशन, क्या है, इट इज डिफाइंड एज द mass of solute dissolved की जगह आप प्रेजेंट लिख लीजिएगा, ज्यादा एक्यूरेट वर्ड होगा। प्रेजेंट इन ए गिवन amount of solution, या कई अलग अलग डेफिनेशंस हो सकते हैं किसी भी एक चीज की, 2-3 तरीके के डेफिनेशंस हो सकती हैं। हमने यहां पर लिखा इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या वी कैन से इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट with respect to the mass of a solution। अगर मैं आपको फॉर्मूले के बिहाफ पर बताऊं इसको, तो मास परसेंटेज क्या बनता है, देखिएगा, मास परसेंटेज कुछ इस तरीके की चीज होती है। अगर हम सॉल्यूट का मास परसेंटेज पता करना चाह रहे हैं तो देखिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, जब भी आपके मार्क्स आए थे तो आपने क्या किया था, जितने मार्क्स आए थे डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो यहां पर क्या कर दूं, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, जो भी आपने सॉल्यूशन लिया है उसका टोटल मास, टोटल वजन कितना है उसका, उससे डिवाइड कर दीजिएगा। और बेटा जी परसेंटेज के लिए आप लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या बन गया, आपका मास परसेंटेज का फॉर्मूला बन गया। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, अगर मैं इसको और ज्यादा नोटेशंस वाले टर्म्स में लेके चला जाऊं
तो मास ऑफ सोल्यूट की बातें जब होंगी तो मैंने बोला था कि सोल्यूट को जब भी मैं रिप्रेजेंट करूंगा आगे वाले लेक्चर्स के अंदर, तो या तो बी से, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, अगर मैं लिख दूं मास ऑफ सोल्यूट तो WB से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, WA यानी वेट मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट, दोनों को ऐड करेंगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा, इनटू 100 कर सकते हो आप यहाँ पर। और ये बन गया हमारा सॉल्यूशन का, अगर मास परसेंटेज निकालना हो किसी भी सॉल्यूशन का, उसका एक फॉर्मूला, और बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप लोग अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालने के लिए यूज करते थे, बिल्कुल एज इट इज वही फॉर्मूला है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये सॉल्यूशंस के अंदर यूज करना है, इसलिए इसको मास परसेंटेज कह दिया गया है, और ये कंसंट्रेशन टर्म है। लेकिन जब बच्चा नहीं जानता इसके बारे में तो उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या पता नहीं क्या कोई नई बात है इसके अंदर, एक्चुअल में है वही बात है, कुछ उस तरीके से समझना है बस आपको, केवल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा आगे मैं बताता हूं, ये तो मैंने बोला मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट लिख दूं, अगर मान लो इसको मैं, क्योंकि हमने मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट के हिसाब से बनाया फॉर्मूला, अगर मैं इसको मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकलवाना है मुझे, तो आप लोग 2 तरीके से कर सकते हैं इसको। 2 तरीके क्या होंगे, देखिए बेटा जी, 2 तरीके क्या होने चाहिए भाई। एक तरीका तो क्या हो गया, यही वाला तरीका, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट आपको सॉल्वेंट आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टोटल मास से डिवाइड कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उसको 100 से। तो ये तो वही फॉर्मूला बता दिया जो यहां पर मैंने बताया था आपको। या फिर आप एक तरीका और भी यूज कर सकते हैं, वो और ज्यादा इजी तरीका हो जाएगा आपके लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटा जी कि हम किसी भी चीज को हमेशा कितना कंसीडर करते हैं, 100% मानते हैं। अगर आपके पास सोल्यूट का परसेंटेज निकल के आ गया तो टोटल परसेंटेज हमारा होता है, किसी भी चीज को टोटल परसेंटेज कितना मानते हो आप, 100 मानते हो, 100। अगर आपके पास टोटल का मतलब क्या है, सोल्यूट का परसेंटेज और सॉल्वेंट का भी परसेंटेज आ जाए कि कितना, तो ही वही तो टोटल मिलाकर 100 होता है। और अगर हमारे पास सोल्यूट का परसेंटेज आ गया, यानी मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट आ गया, तो उसको आप 100 में से अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे ले जाकर के राइट साइड में, तो आपके पास मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी अगर मैं बोलूं यहां से मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट क्या निकलेगा, तो इज इक्वल टू लिख सकते हो आप 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, जिससे आपको दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस फॉर्मूला को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इसको यूज करिए। 100 में से जो सोल्यूट का परसेंटेज आया उसको मास माइनस कर देंगे, आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट भी निकल के आ जाएगा। अब देखिएगा इसके अंदर क्या होता है, ये दिखने में बहुत इजी लग रहा है। अभी तक इसके अंदर मैंने कुछ इस तरीके की बातें आपको बताई कि जैसे आप लोग अपने मार्क्स का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन बेटा जी इसके अंदर अगर कोई खेल होता है, यानी कोई भी क्वेश्चन घुमाया फिराया जा सकता है इसके अंदर, तो केवल इसकी लैंग्वेज का फर्क है बस। और वो लैंग्वेज का फर्क क्या होगा मैं आपको बताने वाला हूं, देखिएगा। अब इस मास परसेंटेज को 3 तरीके से बताया जाता है। वो जो तरीके मैं बताने जा रहा हूं वो ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट होंगे और ज्यादा अच्छे से आपको समझना है, और इनको आप साथ साथ नोट करते जाइएगा। जब भी आप पढ़ना शुरू करें तो साथ साथ नोटबुक पेन लेकर के बैठे और साथ साथ नोट कर लीजिएगा जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें लगे। अब मास परसेंटेज जो है वो पहला बता रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट मास परसेंटेज क्या हो सकता है, आपको लिखा हुआ मिलेगा मास ऑब्लिक मास परसेंटेज। मास बाई मास कह देते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में मास बाई मास कह देते हैं, या फिर एक शॉर्ट फॉर्म वेट बाई वेट परसेंटेज भी कहते हैं इसको। मास बाई मास परसेंटेज या वेट बाई वेट परसेंटेज, तीनों नोटेशंस कोई भी यूज हो सकता है। जनरली क्वेश्चंस के अंदर वेट बाई वेट परसेंटेज लिखा होता है। जब क्वेश्चन के अंदर वेट बाई वेट परसेंटेज लिखा होगा तो वहां पर मास परसेंटेज का कोई जिक्र नहीं करेगा, वो लिख देगा इतना परसेंट वेट बाई वेट सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस, सो एंड सो लिख देगा, कुछ भी ऐसा। तो उस लैंग्वेज को आपको समझना है केवल, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा वहां पर। तो देखिएगा वेट बाई वेट परसेंटेज का मतलब क्या होता है।
अगर मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इसको। अगर मान लीजिए बेटा जी, मैं लिख देता हूं 9 ग्राम या 9% लिख देते हैं, 9% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इन वाटर लिख सकते हैं, या इसको एक तरीके तो ये होगा लिखने का, दूसरा तरीका क्या हो सकता है 9% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। अगर ये लिख दिया, इस बात का मतलब भी वही निकलता है और इस बात का मतलब भी वही निकलता है, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन इस बात को आप समझेंगे कैसे कि क्या मतलब होता है इसका। छोटी सी बात है, इसके अंदर कुछ डरने का कुछ नहीं है कि समझ नहीं आएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है देखिएगा, इसका समझना क्या है इसके अंदर। जब भी आपको 9% वेट बाय वेट लिखा होगा बेटा जी, तो वेट बाय वेट का मतलब है टोटल परसेंटेज। पहले देख लीजिएगा, टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा 100 होता है, मैंने बताया आपको 9% बोल रखा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। तो 9% का मतलब अगर 100 का 9% निकाले तो 9 ग्राम होता है। अगर ग्राम से मास देखो तो 9 ग्राम हो जाएगा। 9 ग्राम क्या हो गया हमारा H2SO4 का मास हो जाता है। टोटल कितना दे रखा है 100 दे रखा है, 100 टोटल दे रखा है। तो मेरा सॉल्वेंट का मास यानी सॉल्वेंट यहाँ पर अगर एक्वा सॉल्यूशन लिखा है तो भी पानी ही है सॉल्वेंट, और अगर पानी लिखा है इन सॉल्यूशन इन वाटर लिखा है तो भी वो पानी ही है सॉल्वेंट। यानी जो वाटर एज ए सॉल्वेंट वर्क कर रहा है उसका मास कितना आ गया 91 ग्राम आ जाएगा। अब आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या मैंने जो लिखा है इसका मतलब जो समझा है ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है। इसका मतलब देखिए कैसे समझेंगे आप। अगर इसको मैं वापस मास परसेंटेज निकलवाऊं आपसे, तो देखिएगा मास ऑफ सोल्यूट क्या है बेटा जी 9% यानी 9 ग्राम। 9 ग्राम को आप ऊपर रख दीजिएगा और टोटल मास कितना हो जाएगा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को प्लस करें, ऐड कर देंगे दोनों को तो 100 ग्राम। और परसेंटेज के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कट गया और ये 9 ग्राम से ग्राम, तो वापस 9% आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका मतलब अगर वापस 9% आ रहा है, इसका मतलब आपने जो सोचा था, जो इस लैंग्वेज को, इस स्टेटमेंट को जो समझा आपने सही समझा। और अगर ये कुछ गलत आ रहा है तो इसका मतलब आपने कुछ गलत सोच लिया, गलत समझ लिया उस बात को। तो आप उसको दोबारा से करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, दोबारा चेक करेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट पार्ट पर चलता हूं, इसी का ही मास परसेंटेज का एक नेक्स्ट पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट। सेकेंड वन इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। V बाई V का मतलब क्या है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये भी बिल्कुल वैसा सा है, कुछ आपको ज्यादा डरने की इसमें भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत मुश्किल नहीं है। एक थर्ड वाला है, थोड़ा सा समझना है उसके अंदर। अगर इसको भी मैं 9% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ या एक्वा सॉल्यूशन से लिख देता हूँ डायरेक्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 लिखा हुआ है आपके पास। आप क्या समझेंगे इससे, टोटल परसेंटेज वही फिर 100, 9% वॉल्यूम दे रखा है तो फिर ml में लेंगे, यानी H2SO4 क्या लिया होगा वॉल्यूम लिया है तो इसका मतलब ml में या लीटर में या मिलीलीटर में होगा कुछ ना कुछ। तो 9% का मतलब क्या है H2SO4 9 ml जो है वो क्या हो गया हमारा H2SO4 हो गया, यानी वॉल्यूम कितना हो गया H2SO4 का 9 ml हो गया। और 9 अगर आप 100 में से माइनस कर देंगे तो 91 ml मेरा क्या बच गया सॉल्वेंट बच गया, यानी जो हमने पानी ले रखा है। एक्वस का मतलब पानी लिया होगा हमने। इसको फिर से मैंने आपको बोला था कि आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए आप मास परसेंटेज निकाल करके देख सकते हैं। इसका मास परसेंटेज निकालेंगे तो सोल्यूट का मास या वॉल्यूम 9 ml है, वॉल्यूम परसेंटेज भी आप बोल सकते हैं इसको, मास परसेंटेज की जगह आप वॉल्यूम परसेंटेज भी कह सकते हैं इसको, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं थी। वॉल्यूम परसेंटेज यू कैन से आल्सो 9 ml अपॉन में 100 ml, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 100 है।
100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ml से ml कट जाएगा, वापस 9% आ जाएगा। तो फिर से हमने क्रॉस चेक कर लिया कि क्या ये सही था कि नहीं था, तो ये करेक्ट निकल के आया वापस से। देखिएगा उसके बाद में आपके पास थर्ड मास परसेंटेज का थर्ड पार्ट लेकर के आ रहा हूं। थर्ड पार्ट क्या होता है? एक होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अभी तक तो सारा वैसा ही था जैसा कि आपने अपने स्कूल के जो भी क्लास मार्क्स आपके आते हैं उनके परसेंटेज निकालने के लिए यूज करते हैं। अगर इसका भी वही एग्जांपल ले लूं, 9% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इन वाटर लिख सकते हो या एक्वा सॉल्यूशन लिख देते हो, तो एक ही बात है। अब देखिएगा टोटल परसेंटेज तो फिर से 100 ही है बेटा, टोटल परसेंटेज 100 है। अब की बार क्या करना है? अब देखो 9% जो शुरू में लिखा होता है इधर M या V या जो भी कुछ लिखा है वो हमें बताता है कि इस चीज को ये सॉल्यूट के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, और ये जो पीछे लिखा होता है ये सॉल्वेंट के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमें। यानी सॉल्यूट आपने मास यानी वेट ले रखा है, ग्राम्स के अंदर ले रखा है या ml के अंदर ले रखा है, इस चीज को आपको समझाएगा, वो आपको ये आपको बताने के लिए हेल्प करेगा। अब यहाँ पर देखिएगा सोल्यूट तो क्या लिया है, m यानी मास है, मास यानी ग्राम के अंदर होगा, तो सोल्यूट यानी H2SO4 कितने ग्राम हो सकता है? 9% होगा, 100 का 9% कितना होगा? 9 ग्राम हो जाएगा। लेकिन बेटा जी आपके वॉल्यूम बोल रखा है सॉल्वेंट का वॉल्यूम, तो सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होगा ना, सॉल्वेंट का क्या ले रहे हैं हम वॉल्यूम ले रहे हैं, और वॉल्यूम जो होगा वो 100 ml होगा, 91 ml नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब भी आप कोई एक ग्लास पानी लेते हैं, मान लो सपोज दैट 100 ml का आपने पानी बिल्कुल ब्रिम तक यानी ऊपर तक भरा हुआ है, बिल्कुल टॉप तक भर रखा है उस पानी के ग्लास को आपने, और उसके अंदर आप कभी भी देखिएगा ऐसा कि आप उसमें 1 चम्मच नमक जरा उसके अंदर डाल दीजिएगा और उसको मिक्स कर दीजिए। फिर जब आप उसके अंदर नमक डाल रहे होंगे, यानी सोल्यूट है एक तरीके से नमक, सोल्यूट जब आपने डाला होगा उसके अंदर, तो उसकी वॉल्यूम की इंक्रीज आपको नहीं दिख रहा होगा। ऐसा नहीं कि पानी बाहर निकल जाएगा उसके अंदर से आपको, क्योंकि वो जो भी आपने सोल्ट डाला है, NaCl जो डाला है, पानी के अंदर क्या होता है, कुछ वैकेंट स्पेसेस होते हैं पानी के अंदर, जो भी लिक्विड होता है, सॉल्वेंट होता है, उसके अंदर कुछ वैकेंट स्पेसेस होते हैं, उसके शेप के अंदर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर, वो जो सोल्यूट हमने डाला है उस वैकेंट स्पेस के अंदर जाकर के बैठ जाता है। तो जितना स्पेस, जितना वॉल्यूम पानी ने पहले एक्वायर कर रखा था, उतने ही के अंदर वो उसी के अंदर जाकर के उसके वैकेंट स्पेसेस के अंदर जाकर के बैठ जाता है, वो डिसॉल्व होता दिख जाता है हमें, तो उससे वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखता है हमें, यानी वॉल्यूम हमारा टोटल कितना रहेगा? 100 ml ही रहेगा। और अगर आप इसको क्रॉस चेक करेंगे तो क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं? 9/100 ले सकते हैं, इनटू में 100 आ जाएगा, तो 9%। क्लियर है यहाँ तक बातें सबको? अगर यहाँ तक की सारी बातें सबको क्लियर है तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अब मास परसेंटेज के 3 टाइप जो थे वो खत्म हो गए हैं। अब इससे आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स के बारे में। क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स क्या होते हैं? नेक्स्ट बता रहा हूं। मास परसेंटेज फर्स्ट था, ये सेकंड बता रहा हूं मैं आपको। मोल्स कहते हैं, या बहुत सारे लोग, बहुत सारी किताबें नंबर ऑफ मोल्स बोलती हैं, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा जी? बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। इट इज डिफाइंड एज द ratio of mass of solute to that of its molecular mass। यानी सोल्यूट अगर लिया आपने, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, आप सोल्यूट की जगह यहां पर कोई सब्सटेंस भी लिख सकते थे, मास ऑफ द सब्सटेंस
टू दैट ऑफ इट्स मोलिकुलर मास, उसके मोलिकुलर मास से अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास एक चीज निकल के आएगी, उसी चीज का नाम क्या है, नंबर ऑफ मोल्स या एन से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखूं एन बराबर, तो मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस, उसी सब्सटेंस का जो मोलिकुलर मास है उससे डिवाइड कर दीजिएगा जरा। तो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मास ऑफ द सब्सटेंस, मान लो NB निकाल रहा हूं मैं, NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो उसको क्या लिख दूंगा मैं, WB डिवाइडेड बाय MB, WB डिवाइडेड बाय MB, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। और अगर यहीं से मैं लिख दूं, अगर Na निकालना है तो आप क्या करेंगे, WA डिवाइडेड बाई MA, तो ये हो जाएगा हमारा किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दोनों के निकालने के फॉर्मूला बन गए आपके पास। और इस फॉर्मूला को यूज करके आप कभी भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है कहीं पर भी, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। वो आप कहीं पर भी आपसे पूछा जाए, अगर गिवन मास है तो मोलिकुलर मास, हाँ एक बात और बता देता हूं आपको, मोलिकुलर मास का मतलब क्या होता है, मोलिकुलर मास देखिएगा बेटा जी कैसे क्या होता है, जैसे कि मैं मान लो एग्जांपल ले लूं एक H2O, पानी एग्जांपल ले लिया, इसका मोलिकुलर मास आप कैसे निकालोगे, तो जितने भी एटम्स आपको दिख रहे हैं H2 और O दिख रहा है आपको, इसका अगर आपको मोलिकुलर मास निकालना है तो आप जितने भी एटम दिख रहे हैं सबके मास को ऐड कर दीजिएगा, तो जो भी आएगा वो मोलिक्यूल्स का मास आ जाएगा। तो एक हाइड्रोजन के अंदर मास होता है 1, और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, प्लस एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 + 16 कितना मास हो गया टोटल, 18। मोलिकुलर मास कितना हो गया वाटर का, 18। दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग मोलिकुलर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल और एनी कंपाउंड। तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का मोलिकुलर मास इस तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर, और यूनिवर्सल मेथड है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा जी हम लोग, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। थर्ड कंसंट्रेशन टर्म आती है हमारी, क्या, थर्ड कंसंट्रेशन टर्म इज मोल फ्रैक्शन, जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, या कुछ लोग कहते हैं काई होता है, काई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप जैसा कहना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप मोल फ्रैक्शन बोल सकते हैं, उसको x से भी बोल सकते हैं, उसको काई से भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस बात में। अब मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ number of moles of a substance to the total number of moles of the solution। किसी एक सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को अगर टोटल सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दिया जाए, तो उस टाइम पर जो चीज आपके पास निकल करके आ रही होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन, यानी x से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ये बात आप समझेंगे। अगर मैं x को रिप्रेजेंट करूं, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस, किसी एक सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितनी भी चीजें हैं सबके नंबर ऑफ मोल्स को जोड़ करके उससे आप डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे आपका। तो अगर x आपको बोलूं मैं कि x भी मुझे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ या मोल फ्रैक्शन, मुझे सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन मुझे पता करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, xb इज इक्वल्स टू nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी Na प्लस Nb मान लो, क्योंकि हमने बोला था कि बाइनरी सॉल्यूशंस हमें पढ़ने होते हैं। यहाँ पर बाइनरी है क्योंकि दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं दो के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर XA पता करना हो तो
तो एक फॉर्मूला तो ये हो जाता है आपके पास Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। एक तरीका तो ये हो गया। उसके बाद एक बात और याद रखेंगे आप लोग, एक बात और सुन लीजिएगा, इधर लिख रहा हूं ऊपर में जरा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं नोट डाल करके यहां पर। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस of a solution of different components of a solution is always equal to 1। इसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। यानी अगर आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, सोल्यूट सॉल्वेंट कई सारी चीजें अलग अलग है, कई सारे सोल्यूट है, कई सारी चीजें, आपने कई सारे कंपोनेंट्स से कोई सॉल्यूशन बना हुआ है, तो अगर आप सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे तो टोटल वैल्यू 1 होती है हमेशा। यानी अगर मैं बाइनरी की बात करूं तो, क्योंकि हम बाइनरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो XA प्लस XB जो होता है वो हमेशा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आपको XB गिवन है या आपने कहीं से कैलकुलेट कर लिया, तो आप x से बहुत इजीली निकाल सकते हैं, 1 माइनस XB करेंगे, बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। दिस इज ए वेरी सिंपल एंड शॉर्ट मेथड वी कैन से। वो आपको बड़े वाले मेथड से NB डिवाइडेड या Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB, इस तरीके का एक अगर निकाल लिया तो बाकी सबके आप इजीली निकाल सकते हैं। इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बाइनरी है तो बहुत इजीली निकल जाएगा, और अगर टर्नरी है या क्वार्टनरी है, ज्यादा कंपोनेंट वाले हैं, तो उस टाइम पर क्या करेंगे आप लोग, फिर आपको एक का निकाल सकते हैं आप ऐसे माइनस करके, बाकी का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे आप। अगर यहां तक की सबको बातें क्लियर है तो मैं आगे चलता हूं जरा थोड़ा सा, और आगे चलते हुए हम लोग एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं कि और इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बातें जरा कर लेते हैं हम लोग। क्या है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारी? Next is fourth one, molality. And it is represented by small m. It is represented by small m. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है अपने आप में? क्योंकि ये बार बार यूज होगी आपके लिए, बार बार आगे चैप्टर के अंदर यूज होगी। अब देखिएगा इसको कैसे डेफिनेशन बताता हूं इसकी। सबसे पहले मैं, इट इज डिफाइंड एज दी number of moles of solute dissolved per kg of solvent, per kg of solvent, per kg of solvent। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि बच्चों को ये लगता है, बहुत सारे बच्चे ये समझ के बैठ जाते हैं कि पर केजी ऑफ सॉल्यूशन होगा वो, लेकिन बेटा जी होता क्या है यहाँ पर एक्चुअल में, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूशन नहीं होता है मोलैलिटी के केस में। तो अगर इसकी डेफिनेशन के हिसाब से मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो n बराबर क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। किलोग्राम के अंदर उसका सॉल्वेंट का जो मास है, वेट है, वो लिख लेंगे हम लोग। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करते थे आप, WB बाई MB, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, और डिवाइडेड बाई WA इन केजी। अगर इसको सिंप्लीफाई कर दोगे और आगे तो क्या बन जाएगा, WB बाई MB इंटू WA इन केजी। और बेटा जी अगर ये आप केजी में नहीं लेते हैं, अगर ये आप केजी में नहीं लेते हैं तो आप फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं। अगर ग्राम में हो जाए तो ये WA इन अगर ग्राम में है, वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में ले लिया तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, और 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये ग्राम के लिए यूज करेंगे। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ले रखा है,
या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन जब केजी ले रखा है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके अलावा एक छोटी सी बात क्या है कि इसकी यूनिट क्या होगी भाई, यूनिट क्या होगी। मोलैलिटी की यूनिट जनरली पूछ ली जाती है, पेपर के अंदर बहुत बार पूछी गई है। यूनिट क्या होती है इसकी, मोल, नंबर ऑफ मोल की यूनिट मोल और डिवाइडेड बाय किससे, केजी, मास इन केजी, मास या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मोल पर केजी, या एक यूनिट कई बारी इसी चीज को, इस मोल पर केजी को मोलल लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मोलल। ये यूनिट है इसकी, ये यूनिट जनरली यूज होती है। ये भी जब कॉन्सेंट्रेशन किसी सॉल्यूशन की लिखी होती है, जैसे कोई सॉल्यूशन लिख दिया फॉर एग्जांपल जिसकी मोलैलिटी 0.1 है, तो 0.1 छोटा m लिख देगा, उसके साथ में स्मॉल m लिखा होगा, 0.1 मोलल हो गया उसका मतलब। तो बेटा जी आज की क्लास का हमारा ये पूरा टॉपिक था, ये सारे हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिस्कस किए, और आई होप सो आपको सब लोगों को सब बातें क्लियरली समझ आई होंगी। फिर भी कोई भी आपको डाउट लगे, कुछ भी आपको लगे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जो मैंने मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है आप उसमें मेल कर सकते हैं। सब लोग इसको खूब शेयर करने की कोशिश करेंगे, जितने लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं, जो नीडी पर्सन है वास्तव में जिनको जरूरत है, जो लोग कोचिंग की या महंगी फीस नहीं डिपॉजिट कर पाते हैं, तो उनको आप जरूर उसको शेयर करिए, ताकि वो, क्योंकि मोबाइल फोन आजकल सबके घर में है, इंटरनेट भी सबके घर में है, तो ये चीजें तो इजीली एक्सेसिबल चीज है सबके लिए आज के टाइम पर। तो आप ये काम प्लीज जरूर करेंगे सब लोग, और लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ, और कुछ अच्छा ही करके दिखाएंगे आपको, सारी चीजें बेहतरीन होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।